हेलो एवरीवन, आई एम अखिल चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेस ऑन शेयर मार्केट इनकम। अगर कोई शेयर मार्केट से अगर कोई इनकम अर्न करता है तो उस पर उसे कितनी की टैक्स लायबिलिटीज़ बनेगी, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और ये हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है कब से 1/4/2024 से लेकर 31 दिन 2025 तक, जिसके की रिटर्न अभी फाइल होने वाले हैं। और इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 25-26। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से पर्सन है जो इन्वेस्टर हैं और कौन से पर्सन है जो ट्रेडर होते हैं। ठीक, तो पहले अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विद द इंटेंशन टू होल्ड द सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टर का इंटेंशन देखें तो वो जो भी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं तो उनका इंटेंशन होता है कि उसको होल्ड किया जाए। ठीक, तो अब बात ये आती है कि वो होल्ड क्यों करते हैं। तो होल्ड करते हैं रिटर्न्स के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। किस चीज़ से? पहला होता है थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सेकेंड वन इज डिविडेंड इनकम। ठीक, अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो कोई भी स्टॉक्स है वो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 75 में बाई किया, अब वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा, या तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड हो सकता है फिर वो लॉन्ग टर्म पीरियड हो सकता है। ठीक, अब ये 70 का जो स्टॉक्स है वो मान के चलिए 270 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका कैपिटल एप्रिसिएशन, जो प्राइस में जो इंक्रीजेस हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो पहला तो रिटर्न कमाने का ये होता है कि वो कैपिटल एप्रिसिएशन से वो प्रॉफिट कमा ले। एंड सेकेंड वन इज डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम क्या होता है? तो जो भी कंपनी होती है वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती है ड्यूरिंग द ईयर या फिर क्वार्टर, तो वो क्या करती है, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमॉन्ग द शेयर होल्डर। तो इस प्रॉफिट का हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के बीच, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड इनकम। तो जो इन्वेस्टर होते हैं ये इस दो के लिए वेट करते हैं, इसी दो के थ्रू कमाने के लिए। और भी चीज़ें होती है जैसे कि बोनस शेयर इशू करना या फिर राइट शेयर, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर जो इनकम जनरेट करती है फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, ये कहाँ टैक्सेबल होती है? ये टैक्सेबल होती है अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। तो इसको अभी हम और डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये होते हैं ट्रेडर। अब ट्रेडर कौन होता है? इन्वेस्टर की जहाँ बात करें तो वहाँ हमने क्या देखा, इसका जो इंटेंशन होता है वो होल्ड करने के लिए होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम ट्रेडर की बात करें तो ये बाय और सेल करते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे, और उनका इंटेंशन बस होता है प्रॉफिट कमाना, और ये अर्न करते हैं प्रॉफिट थ्रू शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। अब एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं तो कोई XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जिसका कि शेयर आज ओपन होता है मॉर्निंग में, वो 101 पे ओपन होता है। तो कोई भी अगर ट्रेडर है वो इसको क्या करेगा, बाई करेगा, फिर वो पूरे दिन उसको वेट करेगा। अगर मान के चलते हैं ये 101 का शेयर 106 पे चला गया, ये तो बीच का जो 5 रुपये का प्रॉफिट है वो ये उसको वो अर्न करेगा। और ये 5 रुपये का प्रॉफिट हो क्यों रहा है? ड्यू टू शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। ये डेली बेसिस पे जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग, ये टैक्स होती है एज अ बिजनेस इनकम। तो इसको हम एज अ बिजनेस इनकम मानते हैं, और ये कहाँ टैक्सेबल हो जाती है? ये हो जाती है अंडर द हेड ऑफ PGBP। तो इन्वेस्टर की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन, और जो ट्रेडर की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड्स ऑफ PGBP। लास्ट स्लाइड में मैंने डिफ्रेंशिएट किया था इन्वेस्टर और ट्रेडर, और वहाँ मैंने देखा था जो इन्वेस्टर होते हैं उसके जो प्रॉफिट होते हैं वहाँ वो कहाँ टैक्सेबल होते हैं, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम उसी को देखने वाले हैं। ठीक, टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर, ये हम एज अ इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इनकम और लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज कवर्ड अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। लास्ट स्लाइड में मैंने देखा था कि जो प्रॉफिट है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, कैपिटल्स गेन में। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STCG और LTCG। ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से प्रॉफिट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे और कौन से प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको देखना होगा होल्डिंग पीरियड। क्या देखना होगा हमको? होल्डिंग पीरियड, और इसी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होल्डिंग पीरियड होता क्या है? ये होता है आपको स्टार्टिंग कहाँ से, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज़। आप जिस दिन सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं उस दिन से लेके, और जब आप शेयर को सेल करते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड।
और इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये होल्डिंग पीरियड है, अगर ये लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स है तो आपका जो गेन्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और अगर ये होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो सिंपल में देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो अगर सिक्योरिटीज़ को अगर सेल परचेज करता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो टाइप्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम फिर से देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए हमको देखना होता है क्या, होल्डिंग पीरियड। और हम होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू लेके डेट ऑफ सेल या ट्रांसफर, इस बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड। अगर ये होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स या उससे कम हो तो हम क्या बोलते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और अगर ये होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब हम बात करेंगे टैक्स रेट्स की। तो टैक्स रेट्स किसकी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मुझे किस रेट से मुझे टैक्स पे करना है, ये कवर होती है अंडर द सेक्शन 111A के अंदर। ठीक, तो यहाँ रेट्स देखने से पहले मुझे एक चीज़ और देखना होगा। ये मान लीजिए आपका ईयर हो गया 24 to 25, ओके। यहाँ एक बीच में चेंजेस आया था, जो डेट्स कौन सा था, ये था आपका 23 जुलाई 2024 पे। तो ये आपको एक डेट याद रखना होगा, क्योंकि इस बार एक्ट में क्या हो गया है कि दो रेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के भी दो रेट्स हैं और लॉन्ग टर्म के भी दो रेट्स हैं। और कट ऑफ डेट क्या है, 23 जुलाई। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर टैक्स की बात करें तो ये बोल रहा है अगर आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो बिफोर 23 जुलाई हुआ है तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 15%। और अगर आफ्टर 23 जुलाई हुआ है तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 20%। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 24 में आपके पास कोई सिक्योरिटीज़ था और आप इसका जो ट्रांसफ़र है वो आपने 23 जुलाई 2024 से अगर पहले किया तो यहाँ आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, यहाँ आपका टैक्स रेट हो जाएगा 15%। बट अगर आपने जुलाई से लेके अगर मार्च तक किया है तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 20%। और यहाँ एक और प्रोविज़न होते हैं, ये प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल्स है तो उसका जो होता है फर्स्ट 3 लाख का इनकम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो फर्स्ट 3 लाख के इनकम पे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक, अब अगर कोई इंडिविजुअल है उसने क्या किया, उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर लिया, मान के चलते हैं 2 लाख का प्रोविजन है। अगर कोई इंडिविजुअल अपना जो एग्जम्पशन लिमिट है जो 3 लाख, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है, वो भी उसके पास इनकम नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, बस वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही वो अर्न किया है 2 लाख रुपया। तो ये जो 2 लाख है ये पहले इससे एडजस्ट होगा, अगर 3 लाख से वो ज़्यादा होता है उसी केस में उसको टैक्स देना होगा। तो एक और एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि इस इंडिविजुअल के पास और कोई भी इनकम नहीं है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कितना 5 लाख रुपया अर्न करता है, तो सबसे पहले इसमें 3 लाख रुपया माइनस हो जाएगा किस चीज़ का, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 2 लाख। अब ये 2 लाख पे उसे टैक्स देना होगा किस रेट से, तो या तो 15% पे या फिर 20% पे, जो भी ट्रांसफ़र का डेट होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ एक चीज़ और देखना है कि ये जो है ये नॉट अवेलेबल है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। देखने वाले हैं टैक्स रेट किसका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कहाँ कवर होता है, ये होती है अंडर द सेक्शन 112A के अंदर। यहाँ भी सेम वही कट ऑफ डेट है। सबसे पहले अगर हम यहाँ लाइन क्रिएट कर लें, ये हो जाएगा 1/4/24, ये हो जाएगा 31 मार्च 25। कट ऑफ डेट क्या था, अब तो याद हो जाना चाहिए, कट ऑफ डेट था 23 जुलाई 2024। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या है, स्टार्टिंग का 1,25,000 1,25,000 जो है ये आपका एग्जम्प्ट है, और इससे ऊपर जो भी होगा उसी पे टैक्स लगेगा। ठीक, और यहाँ भी टैक्स का रेट्स क्या है, अगर ये जो ट्रांसफ़र है ये अगर बिफोर 23 जुलाई हुआ है तो रेट कितना है, 10%। इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 23 जुलाई तक अगर होगा तो ये रेट हो जाएगा आपका 10% का। ठीक, और अगर ट्रांसफ़र जो है ऑन, ये याद रखिएगा, ऑन और आफ्टर, या तो 23 जुलाई या उसके बाद अगर कभी भी ट्रांसफ़र हुआ है तो रेट्स क्या हो जाएगा, 12.5। अगर कोई इंडिविजुअल है उसका जो इनकम है वो, चलिए अगर हम मान के लेते हैं
तो 5 लाख रुपए है। ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सबसे पहले इसमें से माइनस हो जाएगा 1,25,000 और जो रिमेनिंग आएगा उस पर टैक्स रेट लगेगा। रेट कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसफ़र डेट क्या था। और यहाँ भी एक सेम प्रोविज़न है, अगर कोई इंडिविजुअल या फिर अगर कोई HUF है उसके पास अगर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बचा हुआ है तो जो कैपिटल गेन होती है वो पहले, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है वो पहले उसको यूज़ करेगी, देन आफ्टर टैक्सेबल होगी। बट यहाँ एक और पॉइंट हमको देखना होगा। अब यहाँ एक हम एग्जांपल लेने वाले हैं। लेट सपोज अगर किसी इंडिविजुअल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कितने का है 1.25 लाख का, ये हम करेंगे माइनस, ठीक। उसके बाद फिर से जो भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेट सपोज इसका कोई भी और इनकम नहीं है, तो इसमें से फर्दर कितने माइनस हो जाएंगे 3 लाख, और जो रेस्ट बचेगा उस पर क्या लग जाएगा, रेट्स लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर डेट। आई होप ये आप लोग का क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, ये आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब ये क्या चीज़ है, अभी तक हमने जो भी बात की वो बस प्रॉफिट की बात की, वो बस गेन्स की बात की। तो कोई भी ऐसे इंडिविजुअल, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बोलेंगे कि लास्ट ईयर मैंने तो लॉस कर लिया, मैं अपना ITR क्यों ही फाइल करूं। तो आपको ITR अपना क्यों फाइल करना चाहिए, वो भी विद इन ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट के अंदर आपको अपना ITR क्यों फाइल करना चाहिए, उसका आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की, हम टैक्स किस पे दे रहे थे, हम टैक्स दे रहे थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म में कोई अगर लॉस हो गया है और हम ITR अपना ड्यू डेट्स के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। मतलब इस साल का जो लॉस है, मान के चलिए अगर मुझे 10 लाख का ऐसा लॉस हो गया, तो इस लॉस को हम नेक्स्ट 8 ईयर हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उस बीच में अगर मुझे कोई भी या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो किसी को 8 लाख का लॉस हो गया और वो टाइम पे जो भी ड्यू डेट था उसके अंदर उसने अपना ITR फाइल कर लिया। एक मैंडेटरी है कि आपको ITR जो अपना है वो ड्यू डेट्स के अंदर ही फाइल करने होंगे, ठीक। तो इसने अपना क्या किया, ड्यू डेट्स के अंदर ITR फाइल किया और जो इसका लॉस था उसको इसने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें, अगर हम नेक्स्ट ईयर में देखें तो इसको प्रॉफिट हो गया कितने का, मान के चलिए इसको प्रॉफिट हो गया 6 लाख का। अगर हम वैसे देखें तो नेक्स्ट ईयर इसको क्या करना पड़ता, इसको 6 लाख पे जो भी रेट्स होता वो उसको क्या करना पड़ता, उस पर टैक्स देना पड़ता। बट लास्ट ईयर इसने क्या किया था, अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया था, इसीलिए करंट ईयर में टैक्स कितना हो जाएगा, नील। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट ईयर 8 लाख का नुकसान था, आपको घाटा था, और इस साल 6 लाख का फ़ायदा हुआ है, तो ये इसमें से माइनस होकर नील हो जाएगा। और आपका जो 2 लाख का लॉस होगा वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका जो भी लॉस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वो आपको कैरी फॉरवर्ड होता है कितने, 8 ईयर्स तक। और ये जो एडजस्ट होगा किसके अगेंस्ट ये एडजस्ट होगा, ये मतलब सेट ऑफ होगा, तो वो दोनों या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा, या आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स तक। यहाँ दोनों प्रोविजन सेम है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों कितने दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 8 ईयर्स के लिए। बट यहाँ एक देखना है कि ये सेट ऑफ होगा अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सेट ऑफ होगा बोथ, शॉर्ट टर्म से भी लॉन्ग टर्म से भी। इस साल आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस किया तो वो जब कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, तो चाहे आपका कोई भी प्रॉफिट रहे, शॉर्ट टर्म रहे या लॉन्ग टर्म रहे, आप दोनों से उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इस साल और वो अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो ओनली एडजस्ट होगा किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बट इसका बेनिफिट लेने के लिए आप हमेशा याद रखना कि आपको अपना ITR ड्यू डेट से पहले आपको फाइल करना होगा और आपका जो लॉस होगा उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना होगा। अगर आप इसका डिटेल नहीं डालते हैं तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अभी तक लास्ट स्लाइड तक मैंने जो भी बात किया वो एज अ इन्वेस्टर के लिए बात किया। अब हम देखने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसका जो इनकम होता है वो कैसे टैक्सेबल होगी। ठीक, सबसे पहले देखिए जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन है
उसको स्पेकुलेटिव इन नेचर माना गया। और इसके इनकम को जो क्या बोला जाता है, इसके इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोला जाता है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को अगर आप सिंपल सरल भाषा में समझना है तो सट्टे वाली प्रॉफिट समझ लो। तो इनकम टैक्स इसको बोलती है कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो जो भी ट्रेडर है वो क्या करता है, शेयर को बॉट करता है, सेल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड, या फिर पहले सेल कर देता है उसके बाद फिर बॉट करता है, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड करना, जिसको हम शॉर्ट करना भी बोलते हैं। विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डेज नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग। और ट्रेडर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट ओन द इक्विटी शेयर। पहले भी हमने देखा था जो इन्वेस्टर होते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है, इक्विटी शेयर हो या कोई भी सिक्योरिटीज उसको होल्ड करना। बट ट्रेडर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, वो बस क्या करता है, वो बस प्रॉफिट अर्न करता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से। जो डेली प्राइस मूवमेंट होता है स्टॉक्स में उससे उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। और ये क्या होता है इंडिया में, ये टैक्सेबल होता है। तो अगर हम इनकम टैक्स में देखें तो इंडिया के अंदर कोई भी सेपरेट रेट्स नहीं है जो कि किस पे लगते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम पे लगते हो। तो इसीलिए इसका जो टैक्सेबिलिटी है वो किस पे होता है, वो स्लैब रेट पे ही हो जाता है, ठीक। और कहाँ होता है, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। तो अगर हम समरी में देखें, अगर कोई ट्रेडर है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक, और वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके प्रॉफिट को हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। वो टैक्सेबल होगी एज अ बिजनेस इनकम। और रेट्स क्या लगेंगे, रेट्स लगेंगे जो स्लैब रेट्स आप पे एप्लीकेबल होती हैं वो। और ये टैक्सेबल कहाँ होगी, अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम F&O ट्रेडिंग। इससे पहले था इंट्राडे ट्रेडिंग, अब हम बात करने वाले F&O ट्रेडिंग के लिए, ठीक। अब F&O ट्रेडिंग जो होता है इसको क्लासिफाइड किया गया नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। और ये भी कहाँ टैक्सेबल होगी, ये भी सेम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ये भी वही टैक्सेबल होगी। और इस पर भी रेट्स क्या लगेंगे, इस पर भी सेम स्लैब रेट्स ही लगेंगे। तो अगर हम देखें इंट्राडे और F&O में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है, जो आपका इंट्राडे हो गया वो आपका स्पेकुलेटिव इनकम हो गया, और जो F&O हो गया वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो गया। अब सेम यहाँ हम प्रोविजन देखने वाले हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का। ये मैंने पहले भी देख रखा है, जब हम कैपिटल गेन्स कर रहे थे तो जब मुझे कैपिटल लॉस होता था तो उसका क्या प्रोविजन था। अब हम यहाँ देखने वाले हैं अगर मुझे F&O में लॉस हुआ तो क्या होगा, और अगर मुझे इंट्राडे में लॉस हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अगर मुझे F&O में लॉस हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम इसको माना गया था। और ये जो सेट ऑफ होगा ये भी अगेंस्ट किस में होगा, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में। और ये कैरी फॉरवर्ड कितना होता है, 8 ईयर्स के लिए। तो अगर आप F&O में लॉस करते हैं तो आप इसको 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उस 8 ईयर में आपका अगर कोई भी प्रॉफिट है जो कि नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई इंट्राडे लॉस हुआ है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लॉस हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव इनकम बोलते हैं। और ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये लॉस, ये ओनली 4 ईयर्स के लिए होगा। तो यहाँ स्टार मार्क कर लेते हैं। अभी तक जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो 8 ईयर्स हो रहा था, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, या फिर F&O का लॉस हो। बट इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि स्पेकुलेटिव माना जाता है, जिसको आप कितने दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओनली 4 ईयर्स के लिए। और ये जो सेट ऑफ होगा वो भी अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम सही होगा। और इसका भी बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। अगर कोई डिविडेंड इनकम है, एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट फ्रॉम अ कंपनी, अगर किसी कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, या तो वो कंपनी डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ रेसिडेंट शेयर होल्डर एट नॉर्मल टैक्स रेट। तो ये जनरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाती है, और जब आपका स्लैब रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वेदर द टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। तो जो भी ट्रेडर हैं या फिर वो F&O में कर रहे हैं या फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं ये भी मुझे टाइम टू टाइम चेक करना है। अगर वो एप्लीकेबल होगा तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को CA से आपको ऑडिट करवाना होगा। तो अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो अगर उनका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्सीड कर जाता है 50 लाख से ज़्यादा, तो अब उनका अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाना होगा। बट हम लोग मेनली फॉल कर रहे हैं बिजनेस में। यहाँ क्या प्रोविजन है, यहाँ अगर आपका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना होगा, ठीक। तो यहाँ एक वर्ड को हम मार्क्स करेंगे
टर्नओवर, हम देखेंगे टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 1 CR से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना होगा। बट इसमें न कुछ और भी अमेंडमेंट आया था, ठीक, जिसमें एक और प्रोविज़न को जोड़ा गया। वो प्रोविज़न क्या था, जो कैश रिसीट है वो डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल रिसीट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड का मीन्स प्लस कैश पेमेंट आउट ऑफ टोटल पेमेंट आर अप टू 5%। इट्स मीन अगर हम सिंपल बात करें, आपका जो भी टर्नओवर है उसमें से आपका जो कैश रिसीट है, कैश में जो आपका रिसीट आ रहा है वो 5% से कम है, और आप जो कैश में खर्चा कर रहे हैं वो भी आपका अगर 5% से कम है, तो ये जो 1 CR का जो लिमिट था वो बढ़ के हो जाएगा 10 CR। इट मीन्स 95% से ज़्यादा जो आपका रिसीट आया है या फिर जो पेमेंट हुआ है वो थ्रू बैंक से हुआ है। अगर आपका 95% से ज़्यादा या तो रिसीट है या पेमेंट है अगर बैंक के थ्रू हुआ है, तो आपका लिमिट कितना हो जाएगा 10 करोड़। जनरली अगर हम ट्रेडर की बात करें तो वो बाय और सेल जो भी होता है बैंक से ही होता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो ऑडिट का लिमिट आएगा वो आपका टर्नओवर 10 CR क्रॉस करने के बाद ही आएगा, ठीक। अब हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब एक और स्पेशल केस है जहाँ एसएससी क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA, जिसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं, हैज़ एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब ये क्या है, ये एक स्कीम है जिसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं। यहाँ अगर आपका बैंक के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन है बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट कितना, मिनिमम आपको 6% दिखाना है। अगर कैश में है तो मिनिमम आपको 8% दिखाना है, और अगर प्रोफेशनल की बात करें तो मिनिमम आपको 40% दिखाना होगा। अगर इस लिमिट से आप कम प्रॉफिट दिखाते हैं, मतलब आप ले तो रहे हैं प्रिजम्पटिव स्कीम, बट आप बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट जो वो 6 नहीं, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 4% ही हुआ है, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाने होंगे। तो अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जाते हैं तो जो गवर्नमेंट जो डिसाइड की है आपका उतना प्रॉफिट आपको दिखाना होगा, उससे अगर आप लोअर दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। देखने वाले हैं कि हम अपना ट्रेडिंग टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, राहुल बाइज 100 शेयर्स ऑफ ITC एट 75। ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक, ये बस एग्जांपल के लिए यूज़ किया गया। तो ये क्या कर रहा है, 100 शेयर बाई कर रहा है 75 में और उसे सेल कर रहा है एट 80, ठीक। ऑन द नेक्स्ट डे ये क्या कर रहा है, बाई कर रहा है 200 शेयर्स ऑफ पेटीएम एट 500 और ये सेल कर रहा है 460 में, ठीक। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रेड में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि 80 में परचेज हो रहा है और 70 में सेल हो रहा है, ठीक। ये 100 था, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 500 का प्रॉफिट हो गया। और सेकेंड ट्रेड में लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो पेटीएम का शेयर था 500 में परचेज था और सेल था 460 का। तो ये अगर हम डिफरेंस देखें 200 स्टॉक्स था, तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया 8000 का, ठीक। तो टर्नओवर में हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट टर्नओवर लेते हैं। एब्सोल्यूट टर्नओवर का मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको आप विदाउट साइन का लिख दो। इट्स मीन 500 का प्रॉफिट हुआ है तो हम 500 लिख देंगे, और लॉस हुआ है 8000 का तो विदाउट नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे 8000 लिख देंगे। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8500, और इसी को हम बोलेंगे ये मेरा क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। और इसको अगर हम एक्सेल के थ्रू अगर हम देखें तो एक्सेल के थ्रू भी आपको एक हम एग्जांपल हम बता देते हैं। उसके लिए हमको एक फ़ाइल ओपन करना होगा। ये भी किसी एक ट्रेडर का एक फ़ाइल है जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है ये क्या है, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है। जैसे कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, फिर यहाँ लॉस हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है विदाउट दी साइन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम इंसर्ट करेंगे, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। उसके लिए फार्मूला है इक्वल्स टू ABS, ओके। इस सेल को लेंगे, तो ये तो प्रॉफिट में था इसीलिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जितना भी ट्रेड्स होगा आपका वहाँ तक एक्सपेंड करके आप क्या करेंगे कंट्रोल D, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जैसे लॉस था -56 रुपीज़ था, बट ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट 56 आ गया। तो ये सारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो इसका टोटल टर्नओवर के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे, ठीक, सम। तो ये देख रहे हैं ये आपका हो गया टर्नओवर।
तो आपको टर्नओवर में क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो उसका निगेटिव पॉजिटिव साइन को आपको रिमूव करके डायरेक्ट आपको वैल्यू लेना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उस सारे का सम कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टर्नओवर। अब नेक्स्ट स्लाइड ये है कि तो हमने अभी टर्नओवर किया था, तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ एक्सपेंसेस भी तो हम क्लेम करेंगे। तो आप एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आप दोनों केस में क्लेम कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको देखना होगा कि ये जो है ये ओनली दो एक्सपेंसेस होना चाहिए कि वो डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू योर बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई पर्सनल नेचर का आपका खर्चा है उसको आप क्लेम कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए, बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, जो कि या तो ब्रोकरेज फ़ी हो गया, ब्रोकर्स कमीशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, जो ट्रेडिंग रिलेटेड जर्नल्स का या टेलीफोन बिल हो गया, इसी तरह का जो भी एक्सपेंसेस है। और एक चीज़ आपको और देखना होगा कि कैश में आप 10,000 से ऊपर का खर्चा ना करें, क्योंकि वो मे नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, आपको एलिजिबल नहीं करेगा इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर खर्चे, वो भी कैश में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये स्लाइड क्या बोलता है, देखिए ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट किसको है, जिसका टर्नओवर या तो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है, ठीक। बट इनकम टैक्स का एक और सेक्शन है 44AA, ये क्या बोलती है, अगर आपका बिजनेस है तो आपको इनकम टैक्स के कुछ रूल्स आपको मानने होंगे, ठीक। तो अगर आप बिजनेस रनिंग कर दें इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल HUF, तो आप पे रिक्वायरमेंट आती है मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, ठीक। ये सेक्शन भी यही बताती है आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो आपको मेंटेन करने होंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पे ऑडिट एप्लीकेबल है तभी मुझे रिकॉर्ड्स रखने हैं, वरना मुझे नहीं रखने हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका इनकम एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख या फिर आपका टर्नओवर एक्सीड करना है 25 लाख से, तो क्या है, अगर आपका इनकम एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख से ऊपर और टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 25 लाख से ऊपर पिछले 3 साल में किसी भी ईयर में, तो आपको अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना होगा। और अगर आपका न्यू बिजनेस है तो लास्ट ईयर में ही अगर आपका ये दोनों लिमिट्स या कोई भी लिमिट अगर एक्सीड कर जाता है तो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने होंगे। तो आप ऑडिट के लिए वेट मत करिए, अगर ये दोनों लिमिट में से अगर आपका एक्सीड कर रहा है तो प्लीज़ आप अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड संभाल के रखिए। अब इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ड्यू डेट्स फॉर रिटर्न फाइलिंग, कि रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स क्या। अगर आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आप फाइल करोगे 31 जुलाई तक, और अगर आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो पहले आप अपना ऑडिट करवाओ 30 सितंबर तक, और देन आप उसका ITR फाइल करो कब तक, 31 अक्टूबर, जनरली 1 मंथ का टाइम होता है, ठीक। और अगर और भी केस, अगर आपका इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको एक और डेट दिया जाता है, वो होता है 30 नवंबर। ये ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ये डेट में भी चेंज हो सकता है,